Hello friends, welcome to the Hindu daily editorial and current affair analysis. Today at the 18th of the August 2023, we will discuss the editorial published in the Hindu newspaper. आज 18 अगस्त 2023 है और हम यहाँ पर द हिंदू में पब्लिश एडिटोरियल को एनालिसिस करेंगे। हम जानते हैं भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी काम अगर जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन करना चाहता है तो उसे पहले लेजिस्लेशन की मदद लेनी पड़ेगी। यानी अगर कोई देश में नया नियम कानून बनाना है एग्जीक्यूटिव को तो पहले संसद में जाएंगे लेजिस्लेटिव फंक्शन के थ्रू और वहाँ पर वो एक बिल पेश करेंगी, उस पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन और वोटिंग होगी और फाइनली अगर वो पास होता है तो फिर उसे राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति महोदय के साइन के बाद वो देश में नया कानून बन जाएगा। इसी प्रक्रिया में इसी मानसून सेशन में सरकार ने कुछ नए बिल पेश किए, जैसा कि हर सेशन में बिल पेश होता है, परंतु कुछ इस समय कंट्रोवर्शियल चीज़ें आई हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें न्यूज में लगातार चल रही हैं। डेली या 2 दिन 3 दिन पर लगातार वो चीज़ें सामने आ रही हैं। इसी में सरकार ने एक बिल पेश किया है जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। तो जो जन्म और मृत्यु से संबंधित है उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही साथ सरकार ने एक बिल पेश किया है जो डाटा प्रोटेक्शन के लिए है। तो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो पेश किया गया है उस पर भी काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है और इसको तो हम कल ही भी डिस्कस किए हैं एडिटोरियल सेक्शन में, फिर से आज एक आर्टिकल उस पर है। तो आइए देखते हैं सरकार का इस पर जो डिसीजन है। फिर राइटर हैं के नारायण उन्नी, ये जो है एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में और ये डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल जो है सिविल रजिस्ट्रेशन में रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं इनका क्या व्यू है और हमारे पास इस जो रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया है इसमें हमारा क्या रोल होगा और हमें क्या उसके बेनिफिट होंगे, सरकार को क्या बेनिफिट होगा। तो जैसा कि इससे पहले हम देखते हैं कि बिल का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? भारत सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना हो तो आर्टिकल 368 के माध्यम से अमेंडमेंट करती है। तो इस अमेंडमेंट का मतलब है कि ये बिल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इसके प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन सरकार उसमें अब परिवर्तन करना चाहती है। बता दें पहले ही द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ RBD एक्ट 1969 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 1969 में और इसका मेन पर्पज़ क्या था? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अंडर यूनिफॉर्म लॉ अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत पर ये नियम अप्लाई था जो जन्म और मृत्यु से संबंधित एक्ट 1969 था। अब पूरे देश में जन्म और मृत्यु को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था, लेकिन हम जानते हैं 1969 से अब तक समय बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो इतने समय बाद बिल में अमेंडमेंट होना अति आवश्यक है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहा गया है लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवित प्रपत्र है, इसलिए जो है हमें यहाँ पर ये अमेंडमेंट आवश्यक भी था, इसलिए ये किया गया है। तो पार्लियामेंट ने इस पर जो है एक्शन लिया, अमेंडमेंट किया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट भी मिल चुकी है। आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 के तहत राष्ट्रपति जब भी कोई संसद में बिल पेश होता है तो उस पर वो उनका अधिकार है, उस पर वो क्या करें, एसेंट दें, पर अनुमति दें या अनुमति न दें, ये उनका पूरा अधिकार है। बता दें इस जो बिल पेश हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव को जो है सरकार ने ही बताया है, उसी में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजन उसी बिल के साथ अटैच किए गए। उसमें क्या कहा गया है? टू क्रिएट ए नेशनल एंड स्टेट लेवल डाटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ विच वुड हेल्प इन अपडेटिंग अदर डाटाबेसेस रिजल्टिंग इन इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एंड सोशल बेनिफिट। तो सरकार एक्चुअल में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर बर्थ और डेथ, मृत्यु, जन्म और मृत्यु का एक डाटा तैयार करना चाहती है और साथ ही साथ वो लगातार अपडेट भी होता रहे और उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे कि जो पब्लिक सर्विस लेना है, सोशल बेनिफिट लोगों को लेना है, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लोग आसानी से प्राप्त कर सकें। यानी मेनली सरकार का 2 पर्पज़ है, एक स्टेट नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर डाटाबेस तैयार करना और दूसरा
जो जनता को पब्लिक सर्विस देना है, जो बेनिफिशियरी हैं उनको वो बेनिफिट आसानी से प्रदान किए जा सकें। बिल्डिंग डाटाबेसेस, तो जो डाटाबेस बनाने की बात की जो पर्पज़ है, तो उसमें कहा गया है कि नेशनल लेवल पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होंगे, वो नेशनल लेवल पर जो है डाटा को तैयार करेंगे बर्थ और डेथ का, और साथ ही साथ चीफ रजिस्ट्रार जो होंगे, जो राज्य में होंगे, जो बर्थ और डेथ जन्म और मृत्यु का डाटा तैयार करेंगे, मेंटेन करेंगे स्टेट लेवल पर। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल बनाया जाएगा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होगा, और जो भी चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ होंगे, जो स्टेट लेवल पर होंगे, चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ इन एवरी स्टेट होंगे, वो जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अप्रूवल, उस डैशबोर्ड पर जो पोर्टल होगा उस पर अप्रूवल के बाद उनको डाटा वो अप्रूव कर देंगे। फाइनली जो स्टेट लेवल पर डाटा कलेक्ट किए जाएंगे, डाटाबेस बनाए जाएंगे। ये जो डाटाबेस होंगी उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात की गई है। तो इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट की जाएगी उसमें एक्चुअल में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अगर अपडेट करना हो, आधार डाटाबेस को अपडेट करना हो, इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना हो, राशन कार्ड, पासपोर्ट या कोई अन्य नेशनल लेवल पर अगर कोई डाटा बनानी हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो इस डाटा का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि कहा गया है कि जो पहले कहा गया था कि जो पासपोर्ट बनवाना होता था उसमें तो अनिवार्य था कि जन्म प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, जिसको 2016 में सरकार ने खैर हटा दिया। तो इस तरीके अगर किसी को जो है पासपोर्ट बनवाना हो, इलेक्टोरल रोल में नाम लिखवाना हो, बच्चे का एडमिशन लेना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जैसा कि हम जानते हैं 2011 के बाद भारत में जनगणना नहीं हुई है, जनगणना की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है, सरकार ने कुछ बताया भी नहीं है। तो हो सकता है सरकार इसी पर्पज़ से इस बिल को लाया हो कि हम जो है इसमें डाटा कलेक्शन की एक बिल ला देते हैं, उसके बाद जनगणना करवाएंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आसान हो। क्योंकि एक मामला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लखनऊ में एक बार दंगा हुआ, तो जो दंगे की वजह से आगजनी हुई, नुकसान हुआ, तो राज्य सरकार ने उन लोगों के पोस्टर चिपका दिए थे, पूरे देश ने देखा था टेलीविज़न पर, और किसको कितना जुर्माना देना ये भी था। तो मामला हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट एक्चुअल में सुओ मोटो बेस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि इन लोगों के पोस्टर नहीं लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये था, हाई कोर्ट ने कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस तरह का कोई कानून ही नहीं है। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बना लिया। तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट यही सोच रही हो कि कल दिन ऐसा न मामला आ जाए कि हमें आधार अपडेट करना है, चाहे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट करना है, या पासपोर्ट या एडमिशन लेना है स्कूल में, इस तरीके का कोई हमारे पास ला ही नहीं है। तो सरकार ने हो सकता है जनगणना कराने से पहले ही इस बिल को इसी पर्पज़ से लाया हो कि कोई मामला कोर्ट में न जाए और कोर्ट ये न कहे कि आपके पास तो कानून ही नहीं है। इन द केस बर्थ को जो है कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट के आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन देना आवश्यक है। यानी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगा, बर्थ रजिस्ट्रेशन, उसमें पेरेंट का आधार नंबर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेंशन नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति के आधार कार्ड का मेंशन करना आवश्यक है कि नहीं, इस तरीके की चीज़ नहीं कही गई है। तो अब कहा जा रहा है कि इफ़ द आधार नंबर ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन इज नॉट कलेक्टेड इट वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम जन्म होने पर तो बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनेगा, वो तो 5 साल पर बनता है, लेकिन माता पिता का आधार कार्ड एनरोल करना आवश्यक है, सही बात है। लेकिन जो व्यक्ति मर रहा है उसका आधार कार्ड उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में होना चाहिए कहीं आधार नंबर, इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है। तो लाउडेबल ऑब्जेक्टिव जो सरकार का है कि इफ़िशिएंट और ट्रांसपेरेंट डिलीवरी पब्लिक सर्विस की हो, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा आर्टिकल का कहना। लेकिन हमें नहीं लगता है, क्योंकि आधार नंबर न होने का मतलब ऐसा नहीं है कि अन्य डाटा नहीं होंगे, क्योंकि आधार कार्ड नहीं होगा तो कोई ना कोई वहाँ पर डाटा जरूर होगा। डू वी नीड द सेंट्रल एंड स्टेट डाटाबेसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ? क्या हमें सेंट्रल यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पर हमें जन्म और मृत्यु के डाटा की आवश्यकता है? तो रजिस्ट्रेशन हायरार्की इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट with the Registrar General of India having only the role of coordination and unification of the registration system। तो अगर बता दें कि जो सेंटर स्टेट लेवल पर बात हो रही है तो एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है को डाटा कलेक्ट करें और डाटा को जो है एक पार्टिकुलर जो है फ्रेमवर्क में लाएं और उसको कोऑर्डिनेट करने का काम, यूनिफिकेशन का काम करना है जो है यूनियन गवर्नमेंट के स्तर पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का। यानी मेन काम है
जो है राज्य सरकार की, उसे कोऑर्डिनेट और यूनिफिकेशन का काम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर। तो अगर बता दें जो सेंट्रल डाटा होगा उसको मेंटेन करने का काम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करेंगे, उसके फंक्शन होंगे। और जो चीफ रजिस्ट्रार होंगे उनके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी को जन्म और मृत्यु का स्टेट लेवल पर रजिस्ट्रेशन कर सकें। दे नीड टू मेंटेन ए डाटाबेस फॉर इफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आर डूइंग सो इन मेनी स्टेट इवन। तो अगर बात की जाए कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो है इफ़िशिएंट तरीके से हो रहा है और आगे इफ़िशिएंट तरीके से करने के लिए कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। तो इस तरीके से जो प्रोविज़न हमको दिखते हैं इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करने जा रही है। मेन काम जो है स्टेट लेवल पर होगा जो डाटा कलेक्ट करेंगे। हाँ, यूनियन गवर्नमेंट उस डाटा को ले लेगी और अपने तरीके से यूनिफिकेशन करेगी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अलग से जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा उसके अलावा भी कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट का डाटा चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले या न ले। बता दें द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है उसका मेन काम है कि वो स्पेसिफाई करे कि स्टैंडर्ड को और एक प्रोटोकॉल बनाए, स्ट्रक्चर बनाए कि किस तरीके से हमें नेशनल लेवल पर डाटा को कलेक्ट करने की या उसे यूनिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर देखा जाए ये जो डाटा है यूनियन गवर्नमेंट पर सेंट्रल लेवल पर वो एक्चुअल में कुछ अथॉरिटीज़ हैं जिन्हें प्रोवाइड कराने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हमें पॉपुलेशन रजिस्टर बनाना है तो जो पॉपुलेशन से रजिस्टर रिलेटेड ऑफिसर हैं, मिनिस्ट्री है, उन्हें डाटा चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डाटा चाहिए इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए। आधार कार्ड बनाने के लिए यूआईएडी को डाटा चाहिए। राशन कार्ड के लिए भी अलग से जो है डाटा चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को चाहिए। पासपोर्ट के लिए विदेश मंत्रालय को चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को चाहिए। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है होम मिनिस्ट्री को चाहिए। तो इस तरीके के हर मिनिस्ट्री को, हर डिपार्टमेंट को डाटा चाहिए। इसलिए सरकार जो है सेंट्रल लेवल पर एक डाटा बनाएगी और उन अथॉरिटीज़ को अवेलेबल कराएगा जिन्हें नेशनल लेवल पर जनता को पब्लिक सर्विस देने के लिए आवश्यक है। बता दें जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 था उसमें सिर्फ इतना ही प्रोविज़न था कि जो है उन्हें जन्म और मृत्यु से संबंधित डाटा को शेयर करना था। तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन हम जानते हैं पुरानी चीज़ों को हमें बदलने की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न देखा जा रहा है, जैसा कि वो जेन्युइन नहीं है, कि अगर गवर्नमेंट इससे जो डाटा कलेक्ट करेगी उससे हर फैमिली की डाटा उसके सामने होगी। तो अगर कोई ऐसी वीमेन है, महिला है, जो 3 बच्चे, 2 बच्चों से ज़्यादा 3, 4, 5 बच्चों को जन्म देगी, तो सरकार जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कर सकती है कि हाँ लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उस पर सरकार निगरानी रख सकती है। हम जानते हैं भारत में जब लोगों की मृत्यु होती है घरों पर या घर के आसपास, अगर हॉस्पिटल में न हो उसके लिए कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाता है। बनवाते हैं लोग बाद में, किस लिए? प्रॉपर्टी को उत्तराधिकार में जो प्रॉपर्टी मिलती है उसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए बाद में बनवाया जाता है। लेकिन उसमें जो है स्पेसिफाई रूप से हॉस्पिटल का रोल कम होता है। लेकिन सरकार ने कहा है कि जो पर्सन की मृत्यु हुई है, अगर वो उसकी मृत्यु हॉस्पिटल के अंदर हुई है तो उस हॉस्पिटल के द्वारा एक मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाएगा जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। और ये एक मैंडेटरी है, पूरे राज्यों में हर जगह एक मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र देना है। लेकिन साथ ही साथ जो है द अमेंडमेंट मेक्स इट कंपल्सरी दैट ऑल द डेथ इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन ए काज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट टू बी सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड टू द क्लोजेस्ट। अब मेडिकल इंस्टीट्यूट की ये भी जिम्मेदारी है कि पहली बात तो कारण बताएं, स्पष्ट कारण लिखें कि मृत्यु कैसे हुई। दूसरा काम उनका है कि रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ और डेथ हैं उनको वो डाटा भेजें, यानी प्रमाण पत्र को भेजें कि हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु का कारण क्या है। साथ ही साथ जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका जो क्लोज रिलेटिव है, जो निकट संबंधी है, उसको एक कॉपी देनी है। यानी हॉस्पिटल के पास ये बर्डन है इस बिल के द्वारा कि वो जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ और डेथ हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, उनको डाटा भेजना अनिवार्य है। मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य है और क्लोज रिलेटिव को भी उसकी एक कॉपी उस सर्टिफिकेट का देना आवश्यक है। लेकिन अगर मृत्यु हॉस्पिटल के बाहर हुई हो, जहां हॉस्पिटल या मेडिकल प्रैक्टिशनर न हो, तो क्या होगा?
तो ये चीज़ एक सामने आ रही है समस्या, क्योंकि भारत में सभी लोग तो हॉस्पिटल में नहीं मरते हैं, या मरने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए ले नहीं जाता है। जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं वही लोग पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं। तो वहाँ भी कहा गया है कि कुछ कंडीशन बताए गए हैं कि किस तरीके से वहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन कहा गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर मे नॉट हैव ऑलवेज अराइव एट ए डिफरेंट डायग्नोसिस बिफोर द पर्सन डाइड। इसमें यह कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब थी और उसका जो है देख रेख कोई डॉक्टर कर रहा था, कोई इलाज डॉक्टर कर रहा था, लेकिन वो हॉस्पिटल के बाहर मर गया है, उस समय जब मरा तो डॉक्टर प्रेजेंट नहीं था, तो कहा गया कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो पहले दवा कर रहा था, उसकी डायग्नोसिस कर रहा था, वो उसको एक मृत्यु प्रमाण पत्र रिलीज कर देगा। सेकेंड क्या कहा गया है, द फॉर्म ऑफ काज ऑफ डेथ दैट आर बीइंग यूज्ड आर इन कन्फर्मिटी विथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन इफ द डिजीज वाज अटेंडेड बाय प्रैक्टिशनर ऑफ द आयुष। तो एक प्रॉब्लम यह है कि जो प्रैक्टिशनर है, जो मृत्यु हुआ वो तो वहाँ पर था नहीं, वो एक्चुअल काज कैसे बता सकता है, तो उसके ऊपर बर्डन है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिकमेंडेशन दिया है, एक फॉर्मेट दिया है, उसमें जो है मृत्यु को कारण को बताना होगा। लेकिन अगर ये बात जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है वो सिंपली इंग्लिश अंग्रेजी दवाइयों वाली बात करता है, लेकिन जो आयुर्वेद है, आयुष डिपार्टमेंट की बात की जाए, आयुष मंत्रालय की, आयुर्वेद, योगा, नेचुरलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, होम्योपैथी, ये जो चीज़ें हैं, इसके वजह से अगर किसी की मृत्यु हुई है, इसके प्रैक्टिशनर कैसे जवाब दें, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इनका नाम नहीं है। तो ये भी एक समस्या बन सकता है। तीसरा है, ए पर्सन हु वाज अंडर ट्रीटमेंट फॉर ए सर्टेन डिजीज कैन डाई ऑफ एन इंटायरली डिफरेंट काज आउटसाइड ए मेडिकल फैसिलिटी। अब हो सकता है किसी व्यक्ति की किसी बीमारी का इलाज चल रहा, लेकिन जो है उसकी मृत्यु किसी दूसरे कारण से हो जाए, और जब मृत्यु हो तो उसका कंसल्टेंट वहाँ पर अवेलेबल ना हो, यानी बीमारी कुछ और थी लेकिन मृत्यु का कारण कुछ और हो सकता है, कोई नया बीमारी हो गई हो, तो उस केस में सर्टिफिकेट कैसे जारी किए जाएंगे। तो ये 3 कारण दिए गए। चौथा कारण भी दिया गया है, while section 17 of the act prohibits the inclusion of cause of death in any certificate issued under the act। यानी ये भी कहा गया है कि डेथ का काज एक्चुअल में नहीं बताना है, वो जो पर्सन को दिया जाएगा उसको क्या काज 17th सेक्शन है वो प्रोहिबिट करता है। एंड नाउ से दैट द काज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट शुड बी गिवन टू रिलेटिव ऑफ द डिजीज। यानी जो सरकार के पास डाटा होगी उसमें मृत्यु का कारण नहीं लिखा जाएगा, एक्ट प्रोहिबिट करता है। यानी सरकार के पास इस बात का कोई डाटा की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है, ये उसके घर के परिजन को जो डाटा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, केवल उसमें होगा। तो इस तरीके से कंट्राडिक्टरी बन जा रहे हैं किस तरीके का सर्टिफिकेट बनाना है, किसको कौन सा सर्टिफिकेट देना है। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर एक बर्डन दिख सकता है। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें जो है उसको माना किया जाएगा प्रूफ ऑफ द डेट एंड प्लेस ऑफ द बर्थ में पर्पज सच ए स्कूल एडमिशन, इशू ऑफ पासपोर्ट एंड इशू ऑफ आधार नंबर। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि सर्टिफिकेट का मेन पर्पज है कि जो बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसको उसके जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ को डिसाइड किया दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पासपोर्ट बनवा रहा है तो उसके इस डेट ऑफ बर्थ के रूप में कंसीडर किया जाएगा, और आधार कार्ड कोई बनवाता है तो उसमें इसे कंसीडर किया जाएगा। अब देखा जाए जो पासपोर्ट वाली क्राइटेरिया है तो 26 जनवरी 1989, 26 ऑफ जनवरी 1989, 26 जनवरी 1989 के बाद जो लोग जन्म लिए हैं भारत में उनके लिए कंपलसरी है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ही होगा अगर उन्हें पासपोर्ट बनवाना है। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 2016 में इस क्लाज को रिमूव कर दिया। एक बात और आती है, व्हेन नेचुरल कैलेमिटीज आर एक्सीडेंट अकर। अब कोई नेचुरल आपदा है, कैलेमिटीज आ जाए तो क्या होगा, उस केस में कौन रिपोर्ट करेगा, क्योंकि ऐसा हम जानते हैं बहुत सारे लोग बाढ़ में बह गए या जंगलों में गायब हो गए या किसी अन्य वजह से गायब हो जाते हैं, सुनामी में गायब हो गए, तो उनका जो है डाटा मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, क्योंकि जो मिसिंग है उनके पता ही नहीं है। तो इसमें एक केस आता है प्रिज्यूम्ड डेड, ऐसा मान लिया जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस तरीके का एक प्रोविज़न बनाना चाहिए
कि इस तरीके से 7 साल की क्राइटेरिया है। इससे पहले से क्राइटेरिया चल रही है कि अगर कोई कैलेमिटी आती है, एक्सीडेंट होता है, तो उस कैलेमिटी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से प्रिज्यूम्ड डेथ सर्टिफिकेट एक रीजनेबल कंसीडर मान लेना चाहिए और फैमिली को एक डेथ सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। तो ये था आर्टिकल जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 से रिलेटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है फाइटिंग स्टीरियोटाइप्स। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महिलाओं के साथ भेदभाव को रोकने के लिए एक स्टेप लिया है और उन्होंने एक जो है डॉक्यूमेंट बनाया है 30 पेज का, और उसमें कहा है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें जुडिशरी में प्रयोग नहीं किया जाएगा और सामान्यतः जनता भी प्रयोग न करे। तो इन द क्वेस्ट फॉर इक्वल राइट फॉर ऑल, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टेकन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बाय रिलीजिंग गाइडलाइंस टू टेक ऑन हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप्स दैट परपिचुएट इनइक्वलिटीज। तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, जो महिलाओं के प्रति लिंग भेद की भावना, सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ कोर्ट के अंदर भी देखने को मिलती है, अगर ये कोर्ट के अंदर मिलेंगी तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आ जाएंगी और उससे मामला और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप नाम से एक हैंडबुक तैयार किया है और उसमें कुछ चीज़ें जो है मेंशन किए गए हैं। जैसे बात की जाए तो जिसमें कहा गया अफेयर वर्ड अब नहीं प्रयोग किया जाएगा और वहाँ पर रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज वर्ड प्रयोग किया जाएगा। अगर कहीं पर जो है एडल्ट रेस की बात आ रही है, कोई एडल्ट एक्शन ले रहा है, तो वीमेन हु हैज़ इंगेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज, कोई अपनी शादी के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीज़ों को जो है, जैसे अफेयर नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि वो आउटसाइड सेक्स मैरिज के बाहर, शादी के बाहर भी सेक्सुअल रिलेशन में वो है। इस तरीके के कुछ चीज़ें उन्होंने कहा है। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं जैसे चेस्ट वीमेन, ड्यूटीफुल वाइफ, हाउस वाइफ, प्लेन वीमेन, वाइफ, होम मेकर, इन सब शब्दों को भी उन्होंने कहा है कि इसमें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे अब वाइस, ड्यूटीफुल वाइफ, चेस्ट वीमेन, इन सबको वाइफ या वीमेन ही केवल कहने की बात कही गई है। लेकिन अब जो है यहाँ पर चूँकि मामला आया है तो इसको धीरे धीरे इस स्टीरियोटाइप को हटाने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मामला हो तो वहाँ पर मामला अलग हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल के लिए जो वर्ड यूज होते थे, इफेमिनेट, फैगोट, इस तरीके के वर्ड पर उन्होंने जो है रोक लगाया था। इस तरीके से देखा जा सकता है तो जेंडर स्टीरियोटाइप से बचने के लिए जो रंग सोसाइटी में जो है एक्सक्लूजन है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, स्क्यूड बिहेवियर है, उससे जो है कम करने के प्रयास के रूप में इसे देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कहा ओवरली इमोशनल, इलॉजिकल एंड कैन नॉट टेक डिसीजन। इस तरीके के शब्द की महिलाएं इमोशनल ज़्यादा होती हैं, उनका जो लॉजिक होता है इलॉजिकल होता है और वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकती हैं। ये जो है स्टीरियोटाइप प्रिजम्पशन है और इनसे हमें दूर रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर कोई महिला बच्चे पैदा करे कि नहीं करेगी, वो माँ बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये जो है कि इंडिविजुअल चॉइस है और न कि पेरेंट की चॉइस होनी चाहिए। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ सोशल स्टिग्मा से बचने की कोशिश किया है। द हैंडबुक में बी गाइड फॉर जजेज एंड लायर बट इट कुड आल्सो बी ए कैटलिस्ट फॉर चेंज राइट डाउन टू द सोसाइटल लेवल। तब ये चूँकि हैंडबुक सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सेशन लेवल पर, लोअर कोर्ट सभी में अप्लाई होगा। लेकिन साथ साथ लायर भी अब इसी अकॉर्डिंग अपने मामले को रखेंगे, लेकिन साथ में साथ सोसाइटी में भी इसको अप्रोच लाने की आवश्यकता है। आगे देखा जाए तो नोबल इंटेंशंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण करते वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम की योजना लॉन्च कर दिया और उसमें करीब करीब उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए देने की भी बात कही है। तो इसी को लेकर के आर्टिकल है कि जो क्राफ्ट्समैन है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है, आर्टिसन है, उनको एक इकोनॉमिक बूस्ट तो मिल गया कि उस प्रोफेशन में उनको जो है लोन नहीं मिलता है, पैसे की कमी से अपना काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जो सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए दिए हैं, लोन के रूप में दिया जाएगा और कुल 3 लाख करोड़ रुपए होंगे टोटल जो है। अगर बात की जाए 2 ट्रेंच में दिए जाएंगे
तो इस तरीके से उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो बैंक एक तो लोन नहीं देते हैं और दूसरे उनका रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो बैंक इंटरेस्ट इसमें 5% रखा जाएगा और पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत कोई अप्लाई करेगा तो उसे लोन आसानी से मिलेगा। तो इस तरीके से कुल 18 ट्रेड को इसमें इंक्लूड किए गए, 18 आर्टिसंस को या क्राफ्ट पीपल को ऐड किए गए हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम में, जैसे कोबलर, मोची, टॉय मेकर खिलौने बनाने वाले, लॉन्ड्री मेकर धोबी जो कपड़े धोते हैं, बार्बर बाल काटने वाले, मैसन घर की जुड़ाई करने वाले, क्वायर वीवर जो नारियल के खुज्जे से उसके रस्सियाँ बनते हैं वगैरह, ये लोगों को भी इंक्लूड किया गया। और बहुत सारे लोगों को जो बढ़ई का काम करते हैं या अन्य काम करते हैं उन्हें इस स्कीम के तहत ऐड किया जाएगा। और ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि लगभग 5 लाख फैमिली जो होंगी जो है लगभग इससे में कवर की जाएंगी और लगभग 30 लाख फैमिली को डायरेक्टली इस स्कीम से लगभग अगले 5 सालों में 30 लाख लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन इसमें एक बात ये कही गई है कि डिफ़िकल्टीज हमारी 2 लेवल पर है। पहली बात तो क्रेडिट लेवल पर थी, वो तो ठीक है, क्रेडिट सरकार जो है दे रही है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से, लेकिन डिफ़िकल्टी जो है उन्हें एक्सेस करने में है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं बैंक वाले, उन्हें देना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज बनेगी। साथ ही साथ उनको जो चीप लोन तो मिल गए, लेकिन इसके साथ साथ इस प्रोफेशन में कुछ और भी प्रॉब्लम है, जैसे पैट्रोनेज नहीं मिलते हैं। लोग अब जो है सामान जो खरीदते हैं वो रेडीमेड होते हैं, तो जो विदेशी कंपनियां हैं या छोटी छोटी देश की कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, छोटी कंपनियों को बाहर कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन है ये बाहर हो रहे हैं, तो इन लोगों की भी एक आवश्यकता है कि लोग इनके सामान को खरीदेगा कौन। इसलिए हमें जो है स्क्यूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ देयर इकोनॉमिक आउटपुट भी है, क्योंकि उनके आउटपुट को लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ये एक समस्या है और इस पर भी जो है गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इफ़ द स्कीम फेल टू ओपन अप न्यू मार्केट एंड सिंपली एक्सटेंड लोन टू द इस कम्युनिटीज इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग देयर वेलफेयर, it runs the risk of leaving not only the intended beneficiary but also their family deeper in the debt। अब उनको लोन तो मिल गया, वो सामान खरीद लाए, वो क्राफ्ट्स तैयार कर दिए, लेकिन उनके लिए कोई मार्केट नहीं है, उनको जो है मार्केट में सामान बिक नहीं रहा है, तो उनका तो एक और बड़ा लॉस हो सकता है कि अब तक वो कर्जदार नहीं थे, वो कर्जदार भी होंगे। इसका सीधा एग्जांपल देखा जाए, जो महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या अन्य जगहों पर किसान सुसाइड करते हैं, एग्जैक्ट यही रीजन है, क्योंकि महाराष्ट्र में किसानों के पास बहुत ज़्यादा खेत है। वो क्या करते हैं, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया लोन ले लेते हैं, टमाटर, लहसुन, प्याज या कोई अन्य चीज़ सब्जियां बो देते हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो उस समय कीमत घट जाती है और हालत ये होती है कि उनको अपनी मूल लागत तक नहीं मिलती है, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है। अभी इसी साल देखा जाए तो महाराष्ट्र में प्याज की जो उपज हुई है, उन्होंने बताया कि 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में शायद 1 एकड़ में शायद करीब या 1 हेक्टेयर में 65,000 रुपये खर्च हुए हैं, और जो प्याज बिक रहा है 1 हेक्टेयर का उत्पादन मात्र 35,000 में है, यानी 30,000 रुपये घर से घाटा जा रहा है। खेत की जो है किराया सरकार जिसे कंसिडर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ यूज़ करती है, लेबर चार्ज जो उन्होंने काम किया, खेत की रखवाली किए हैं, खाद पानी दिए हैं, बीज दिए हैं, उनमें दवा छिड़के हैं, उनकी रोपाई सोहनी किए हैं, इन सब को अलग से हटा दिया जाए तो भी उनको 30,000 रुपये का डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान की संभावना बन सकती है कि अगर उन्हें प्रॉपर मार्केट नहीं मिलेगा, इसलिए इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। द विश्वकर्मा स्कीम इंक्लूड स्किलिंग प्रोग्राम दैट ऑफर ए नॉमिनल स्टाइपेंड एज वेल एज फाइनेंशियल हेल्प टू परचेज मॉडर्न टूल। जो इसमें काम कर रहे हैं क्राफ्ट्समैन, उनको अगर मॉडर्न टूल खरीदना है तो उसमें भी सरकार जो है इसमें हेल्प करेगी, कुछ स्टाइपेंड देगी। ये बात तो है, लेकिन ये जो अभी मैंने पहले कहा कि लोन मिल जाएगा लेकिन मार्केट नहीं मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देगा। इस बात को भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, बड़ा वाला आर्टिकल आज का, वर्ड चॉइस इन डाटा प्रोटेक्शन लॉ, ए डाइल्यूशन ऑफ राइट्स। तो जब से हम जानते हैं कि ये बिल आया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, तब से जो है ये इसके ड्राफ्ट आने से ही इस पर बहुत डिस्कशन चल रही है। और एक चीज़ जो कही जा रही है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन
और राइट टू प्राइवेसी, ये दोनों ही डाइल्यूट हो रहे हैं, लोगों के ख़त्म हो रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल हो रही है। इस बिल को लाने के पीछे एक मेन पर्पज़ है, सरकार कंट्रोल करना चाहती है लोगों के डाटा पर। कल ही हमने इस पर एक बहुत कम्प्रहेंसिव आर्टिकल डिस्कस किया है, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वही सारी चीज़ें दे रहे हैं। इसमें ये बताना चाह रहे हैं ये लोग जो है सुनेत्रा रविंद्रन और ललित पांडा, ये लोग जो है राइटर हैं, ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर डाटा का जो यूज होगा वो दो तरीके से हो रहा है। बेसिक फीचर ऑफ एनी डाटा प्रोटेक्शन लॉ टू यूज ऑफ पर्सनल डाटा विद कंसेंट एंड विदाउट इट। तो इसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न है कि आपसे कंसेंट लिए जाएंगे, आपकी अनुमति मांगी जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविज़न है जहां आपकी अनुमति नहीं मांगी जाएगी। तो बड़ा कंसर्न वाला मामला है कि जहां अनुमति नहीं मांगी जाएगी आप वहां जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डाटा प्रोसेस्ड हुआ है, यूज हुआ है, और फिर उसको कोई और इंस्टीट्यूट यूज करेगा, हो सकता है प्राइवेट कंपनियां भी यूज करें, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर बाय चांस पता चला तो आप उसे इरेज भी नहीं करवा सकते हैं, डिलीट भी नहीं करवा सकते हैं। तो जो आर्टिकल इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी में है। अगर यहाँ पर एक जो मेन पॉइंट जो थोड़ा सा हमको दिखता है कि अगर आपकी कंसेंट न ली गई हो और तब आपका डाटा अगर यूज हो जाए तो आपके लिए बहुत विकट परिस्थिति है, जो कि देखा जाए इस आर्टिकल के कंक्लूजन के फॉर्म में दिया गया है। एन एरिया ऑफ कंसर्न, जो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि अगर आपका डाटा आपसे कंसेंट लेकर प्रोसेस किया जाता है तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन अगर आपसे कंसेंट नहीं लिया जाता है, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है और आप बिल्कुल सक्षम ही नहीं है कन्फर्मिटी देने के लिए कि वो डाटा प्रोसेस किया जाए, यूज किया जाए कि नहीं किया जाए। अब सबसे बड़ी समस्या है, अगर आपको डाटा पता चल गया कि जो प्रोसेसिंग हुई है और वो गलत तरीके से हुई, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते कि उसमें करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, क्या अननेसेसरी डाटा क्या है जिसे इरेज किया जा सके, डिलीट किया जा सके। तो इस तरीके से आपके पास जो है नॉन कंसेंसुअल पर्पज की तरह एक फ्रीली यूज कर सकता है कोई भी। अब किसी को आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सरकार अगर परमिशन दे दी इस तरीके का डाटा कोई भी यूज कर सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जो पर्पज है मेनली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू प्राइवेसी, उसमें कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन जो है प्राइवेसी का मामला है और इसको लिमिटेड पर्पज के लिए यूज किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार जो है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सरकार बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशन रख रही है, किसी कंपनी को बाहर कर सकती है इस लॉ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर कर सकती है। इस तरीके से वहाँ पर जो यूज होगा डाटा का वो हो सकता है एक कंसर्न क्रिएट करे। Raised serious concern about the way the new law deals with the right to information and free speech surveillance reform and regulatory structure। तो हमने जैसा कहा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू प्राइवेसी, सर्विलेंस आपके ऊपर होगा, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें होंगी जो आपके लिए खतरा बन सकता है। इफ़ वी वांट दिस लॉ टू मीनिंगफुली प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा, इट इज़ इसेंशियल दैट वी फाइंड वे टू टैकल दिस शॉर्टकमिंग। तो जो ये शॉर्टकमिंग है, जो हमारे पास बिना कंसेंट के हमारा डाटा प्रोसेस हो रहा है और इनकरेक्ट होने पर भी हम उसे करेक्ट नहीं करवा सकते हैं, कुछ अननेसेसरी डाटा को डिलीट नहीं करवा सकते हैं, ये कंसर्न है और हमें इसके लिए प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल का मेन मोटो यही है। अदरवाइज जो पहले आर्टिकल में कहे गए हैं वही चीज़ें इस आर्टिकल में भी हैं, बस कंसेंट और नॉन कंसेंट वाली चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। और करंट अफेयर सेक्शन हम पहले इससे पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो अपलोड भी हो चुका है, उसे आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में भी उसकी लिंक दे देंगे और कार्ड में ऊपर जो होता है उसमें भी इंडिकेट कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी जो है अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव तरीके से वीडियो बनाएँ। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।